मेक सेंस। ये इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिफाइन कर दिए हैं, Bandya knows all these things. Now let's come to this goal and then define the concrete steps here. तो सजेशन, सबसे पहला सजेशन क्या है? मतलब शादी के एक्सपेंसेस वगैरह भी देखने अभी आ गए है ना, तो सजेशन सबसे पहला क्या है कि अपने 30 लाख को जो उसके अकाउंट में पड़े हैं, इट्स कि 30 लाख को अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दे अक्रॉस ऑल एसेट्स जो हमने ऊपर डिस्कस करे, अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कुछ पीएफ में, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस, डिपेंडिंग अपॉन उसका क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, इक्विटीज, म्यूचुअल फंड, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर ले उसके अपने एसेट्स। तो पूरे नहीं कि उसमें से, क्योंकि हमने डिस्कस करा उसको लिक्विड भी रखने हैं, कुछ 6 मंथ का इमरजेंसी होना चाहिए, तो 6 लाख उसके मतलब बैंक में पड़े हुए हैं, तो उसके अक्रॉस वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले अभी के अभी, जैसे आज बैठा है। तो उसका फिर हम प्लान आउट कर सकते हैं 2022 में उसका कुछ रिटर्न होगा, उसके थोड़ा सैलरी भी आएगी, तो उसके 30 लाख के वो टर्न हो सकते हैं सैलरी आने के बाद, सब कुछ 60 लाख 70 लाख। तो हम ऐसे देखते हैं जब उसकी शादी का टाइम आएगा तो उसके पास कुछ अच्छे खासे पैसे पड़े हुए हैं, जो वो कुछ निकालेगा अमाउंट और कुछ वो रखे रहने देगा। हाँ तो ठीक है, डिफाइन कर दो फिर क्या करना है, अमाउंट कितना डालना है हेल्थ इंश्योरेंस में? 10K मान के चल साल का, 10K इज मोर देन इनफ आई गेस। हेल्थ और लाइफ एक साथ ले लो, 20K के अराउंड हाँ कर दो, नहीं? परफेक्ट, हेल्थ एंड लाइफ 20K परफेक्ट है। हाँ इमरजेंसी फंड स्लैश मत कर, प्लस कर, प्लस। अच्छा तूने और वो लिख देते हैं ना ऊपर की उसका एक्सपेंसेस कितने हैं, 50 के मान रहे हैं क्या मेक सेंस है उसके? हाँ वो भी 50 के मान के चल रहे थे, रेंट, खाने पीने का सब कुछ जो है सब। ठीक है, ज्यादा नहीं होगा 50 लैविश लाइफस्टाइल जीता है बांडिया। दिल्ली में ना, दिल्ली में कितना होगा एक्सपेंसेस, कितने होंगे? 30-40 के यार मतलब खाने पीने का मिला दे 30K तो मिनिमम चला ही जाएगा, मिनिमम आई गेस। मतलब तू वो समझो कि यार वो बंदा जिम करता है, सब करता है, ही डज 40 के डाल दो, 40 के ठीक है 40 के सब सब्सक्रिप्शन है उसके पास, नेटफ्लिक्स अगली सब देखता है, एक्सबॉक्स और सब पड़ा है उसका, ठीक है मंथली एक्सपेंस। और कुछ डिफाइन करना है? बांडिया है कि तो हाँ 60 के उसके सेविंग, अब 60 के उसके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं एक तरीके से, अब वो 60 को यूटिलाइज करेगा मैक्सिमम अपनी एफिशिएंसी से, कैसे करता है वो। एक्चुअली यही करना चाहिए रे, ये एक्सपेंसेस की जरूरत है क्या अपने को? एक ही डिफाइन करते हैं ना। नहीं ठीक है मेक सेंस, ठीक है कोई प्रॉब्लम चलो ठीक है ओके। अब हम कंक्रीट पे आ रहे हैं, इसमें क्रेडिट कार्ड का भी जो पॉइंट है प्रणव का, वो भी डालना है, और अमाउंट क्रेडिट कार्ड का मैं एक और चीज बोलूंगा, मतलब इट काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पर्सन ऑल्सो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा पता चलता है कि अरे मतलब 4 लाख का क्रेडिट लिमिट है मेरी, तो ये भी खरीद लेते हैं वो भी खरीद लेते हैं, बट मतलब डिपेंड करता है बंदे पे। बहुत कम लोगों को जानता हूं मैं ऐसे जो ऐसे हैं वैसे, बट कुछ लोग होते हैं ऐसे जो क्रेडिट लिमिट को देख के खुला खर्चा कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि इतना नहीं करना चाहिए था। बट लाइक इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि तुम रेगुलरली पे बिल कर सकते हो उसका, और तुम फालतू का खर्चा नहीं करोगे क्रेडिट कार्ड से, देन इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू गेट अ क्रेडिट कार्ड। ओके। और ये भी तो हमने जो इनिशियल प्रोफाइल बनाई थी बांडिया की, तो उसमें ऐसा था कि इनिशियल प्रोफाइल में वो बंदा के पास कोई डेट नहीं था और वो बंदा सेविंग्स भी करता, तो मतलब वो बहुत ही सिक्योर जगह पे है। मोस्ट ऑफ द, अगर इंडिया में आने के तो स्टार लोगों की नहीं, तो पहले से वो अच्छी से उसका फाउंडेशन बना पड़ा है कि वो पैसे भी बचा रहा है और उसका कोई डेट भी नहीं है। बस एक प्रॉब्लम थी, वो 30 लाख रुपए बैंक में इतने टाइम से रखे हुआ था। हाँ ठीक है, अब उस 30 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एसेट्स में, ठीक है ठीक है। अब और क्या है? 20 की हमने लाइफ कवर प्लस हेल्थ इंश्योरेंस में डाल दिया, और यार वो 40K के हिसाब से वी हैव टू क्रिएट एन इमरजेंसी फंड, तो वो 40K 2.4 एक साल का मान के चल, कुछ भी कितना होगा, 6 का डाला है मैंने। ठीक है सही है। 2.4 क्यों डाला यार? मंथली एक्सपेंसेस तो करते हैं ना। 5 लाख, हाँ 5 लाख डालने चाहिए ना, एक साल का मान के चल रहे हैं। एक साल का मान के चल रहा है। हाँ क्यों? अच्छा सही है, एक साल का मान के चलो।
उधर 6 मतलब to उसमें 8 months, चलो opportunity fund ठीक भी है। आ मतलब गया ना, हमने तो पहले थोड़ा ऐसा डिस्कस किया था ना कि इफ इमरजेंसी फंड इज बिकॉज हेल्थ के लिए तो वो कवर्ड है बंदा, राइट? हाँ, हेल्थ तो के लिए हमने तो उसको 6 to जरूरत 8 पड़ेगी डिफाइन नहीं। किया ना यहाँ पे। तो हमने जो ये इमरजेंसी फंड रखा था, दिस वाज मोस्टली 80% ऑफ द इमरजेंसी फंड वाज टुवर्ड्स द अनएम्प्लॉयमेंट, एंड Right. सिंस ही कैन आल्सो यूज हिज ईपीएफ एंड पीपीएफ फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, वी कैन प्रोबेबली अफोर्ड टू डिक्रीज द 12 month ड्यूरेशन टू 8 months। मतलब ऐसा सोचा था थोड़ा। हाँ, हाँ Yeah. तो 8 से करते हैं ना, 8 into भाई इसमें अपॉर्चुनिटी फंड भी मान रहा था, 5 लाख मेरे को लग रहा था सही है। हाँ वैसा भी कर सकते हैं मतलब। ठीक है 12 रख ले भी नहीं। अरे बाप रे, चलो ठीक है। अरे उसके गोल्स पूरे नहीं करवाओ, करने दो यार कंजर्वेटिव बंदा है भाई वो, ये भी तो सोचो। हाँ ठीक है। मतलब शादी के इमरजेंसी फंड में से होगी क्या? भाई होती है ऐसे। ठीक है, आगे बताओ आप। अभी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी शादी आने वाली है। ठीक है, हाँ और क्या उसके बाद इक्विटीज और म्यूचुअल फंड में डाल दे मेजॉरिटी ऑफ मनी। तो मेजॉरिटी ऑफ मनी मतलब क्या लिखूं? अमाउंट बता भाई। मेजॉरिटी एक इसमें वो कवर कर लेते हैं जो कि सेक्शन उसके एटीसी के अंदर कवर होगा, जो कि सारे फंड लाइफ इंश्योरेंस तो हो ही है उसमें। क्या 1 लाख अभी उसके 1.3 लाख बचे हैं जो वो एटीसी के अंदर वो कवर कर सकता है पीएफ में एटीसी से। क्या है? तो एटीसी टैक्स एक्सेप्शन होता है कि अगर आप, क्योंकि ये 12 लाख कमाता है साल के, तो टैक्स देता है। अब टैक्स में 30% जो भी स्लैब के अकॉर्डिंग आए, अब आप 5 लाख के ऊपर जो 30% लगता है उसमें वो ये 1.5 लाख रुपए बचा सकता है, उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसको। हाँ मतलब जैसे 20 में मान ले कि आएगा, तेरी 20 में। सैलरी इसकी बंदे की सैलरी 12 लाख है, ठीक तो है, इसको तो आफ्टर टैक्स है ना, तभी तो हम सेविंग और एक्सपेंसेस वगैरह पे हाँ। कर पा रहे हैं वो। टैक्स है ये, तो बहुत कमाता है। तभी तो हमने ये डिफाइन किया ना यार। नहीं तो फिर ये तो चेंज करना 17 पड़ेगा लाख ना अपने कमाता को। है फिर ये। अरे तो हमने इसका एक्चुअली, तो फिर हमको ये नहीं पता ना इसका आफ्टर टैक्स अगर उसका 12 लाख है तो फिर वो बिफोर टैक्स वो यूज करता है सेक्शन 80 की नहीं हाँ करता? हाँ इज ही यूजिंग इट? तो फिर अगर should I हम ऐसा change अज्यूम this? कर रहे हैं कि ही इज नॉट यूजिंग इट, तो हम यू आर गिविंग हिम सजेशंस कि कैसे यूज कर सकता तो है। यहाँ पे आफ्टर टैक्स है, ये फिर मेक सेंस ना ये। हाँ ठीक है, ओके, इसको आफ्टर टैक्स कर दे, बट वी स्टिल वांट टू से कि प्री टैक्स सेविंग कैसे कर सकता है। प्री टैक्स सेविंग क्या है? एटीसी क्या होता है? एटीसी यार एक फॉर्म होता है प्रॉपर, जिसमें अगर मान ले कि मैं डिफरेंट जैसे पीपीएफ हो गया या वीपीएफ पीपीएफ, ये सब जो होते हैं एटीसी में ही आते हैं। अच्छा, ठीक है, कितने पैसे? एटीसी 80C नॉट ओ 80C। माय गॉड, सॉरी ओ माय गॉड, हाँ ओ माय गॉड, सॉरी। तो इसमें बहुत सारे ना वो होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तू या तो एनएससी होता है, एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है पोस्ट ऑफिस का, ते बस ईएलएसएस होते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ये म्यूचुअल पैसे फंड्स कितने होते हैं। डालने भाई? पैसे बता। पैसे रुक डालने जा। तो उसको 1.5 से 15 लाख 1.5 आप इनमें से किसी में भी डाल सकते हो। अच्छा 1.5 सबसे बेस्ट होता है ईएलएसएस फंड, सबसे ज्यादा हाँ। रिटर्न देगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में हाँ, आपको तो होल्ड करना let's है। और उसका लॉक इन पीरियड कम होता है, उसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है। दो तीन 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 साल का होता है। लेकिन 3 ये साल लोग का भी लॉक दोनों इन। bracket बट में अगेन 2-3 साल का होता है कुछ। But again, it also depends on his profile because he's extra conservative. He may want to put only 1.3 in ELSS and put rest of it. नहीं अगर वो कंजर्वेटिव है ना, देन ही वुड ब्रेक हिज एसेट्स इनटू 3 थिंग्स। 50 डालेगा ईएलएसएस में, 50 डालेगा पीपीएफ में और 50 डालेगा एनएससी में। मतलब इफ आई एम थिंकिंग ही इज दैट कंजर्वेटिव, तो 1 लाख वो बिल्कुल मतलब वैसे फंड्स में डालेगा जो बिल्कुल सेफ हैं, और 50,000 ही सिर्फ मतलब ईएलएसएस में डालना पसंद करेगा। The another thing is कि ये जो तूने 1.5 लिख दिया, तो ये पूरा का पूरा ELSS में नहीं जाएगा because he is also using PPF वगैरह ना, तो उसमें भी this is the same pool that PPF uses, तो थोड़ा घट जाएगा यहाँ से। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन रख देना, क्या जा रहा है, मतलब 50-50-50 ऐसे लिख देते हैं, 50 पीपीएफ में और PPF में 50 डालने का मेरे को इतना पॉइंट नहीं लग रहा बिकॉज इक्विटी में डालेगा तो ज्यादा रिटर्न मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। PPF में फिक्स्ड रेट होता है, Honestly, तो एक 8-8 मिनट honestly speaking, हाँ बोल honestly आप speaking, बोल। ELSS फंड अगर वो बंदा डाल रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने पूरे पैसे भी वो ELSS में डाल दे और इसको भी कंसीडर करे कि बहुत लॉन्ग टर्म 10 साल 20 साल के बाद वो कभी इसका यूज करेगा, तो ये रिटर्न ऑलमोस्ट नहीं, मार्केट का ही रिटर्न देता है। मतलब मार्केट अगर 15% से ग्रो करती है तो ELSS फंड भी 15 से ही ग्रो करेगा, तो ये अमाउंट बहुत ही ह्यूज अमाउंट बन जाएगा अगर वो ELSS में रखा है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये 1 टाइम है ना, ये पे कर रहा है बस। बट यार कंसीडरिंग रिस्क प्रोफाइल कैसे- पे नहीं, तो गलत नहीं होगा। 1 टाइम 10K मैं तो पर मंथ करता हूँ।
नहीं, बिन्नी का क्वेश्चन को आंसर दे रहा हूँ मैं। दिस इज नॉट अ वन पॉइंट थिंग, मतलब वो हर साल इतना इतना डालेगा। अच्छा, हर साल डालेगा, ठीक है। मंथली ये हो सकता है, ईएलएसएस फंड मंथली लोग ईएलएसएस या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मंथली लोग इन्वेस्ट करते हैं। बट एनुअली इट शुड बी मतलब 1.5 ओनली फर्स्ट 1.5 इज गोइंग टू बी टैक्स डिडक्टिबल, उसके बाद वो करना चाहे तो कर सकता है, बट टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट मेरे को एक इसमें इशू हो रहा है कि अगर उस बंदे की प्रोफाइल कंजर्वेटिव है तो वुड ही गो विद अ मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट? हाँ, मैं भी यही बोलना चाह रहा था, मतलब प्रोबेबली नॉट अ गुड आइडिया टू डू 100% ईएलएसएस। मतलब हाँ, अब उस बंदे को अगर बिलीव है, अगर कोई बोले कि यार मार्केट तो, क्योंकि मार्केट तो इवेंचुअली ऊपर जाता ही जाता है, कुछ भी कर लो, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म, सिंस ईएलएसएस के साथ एक चीज अटैच हो जा रही है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तरीके से अगर वो देख रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस की बात है कि अगर उसको कोई कॉन्फिडेंस हो, मतलब उसको कोई इतना कॉन्फिडेंस दिला रहा है ना, तो ईएलएसएस से ज्यादा बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। बट हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है कि उसको वो कैसा सा बंदा है, उसका रिस्क मैंने बोला ना उसको 15 लाख डालने चाहिए टोटल। 1.5 लाख क्या 15, अगर कंजर्वेटिव है तो ये नहीं है कि वो मार्केट लिंक वो एसेट्स लेता नहीं है। मेरा है कि वो मार्केट में प्ले करता है, लेकिन वो पूरा टाइम ये नहीं करता, वो ट्रेड कर रहा है, ऑप्शंस कर रहा है, फ्यूचर्स, वो बस पैसे डाल दे रहा है अपने और भूल जा रहा है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो गया कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि आज कितना गिर रहा है, उसने डाल दिया। तभी मैंने भी नहीं यार, वो पैसिव इन्वेस्टर होता है, दैट इज अ पैसिव इन्वेस्टर जो डाल के भूल जा रहा है। या मैं भी सप्रा की बात नहीं तो ये तो ये पैसिव इन्वेस्टर ही है ना, ये मंथली सिप देता है और इनिशियली इसने म्यूचुअल फंड में भी पैसे डाल दिए। ही इज पैसिव एंड ही इज आल्सो कंजर्वेटिव इन द सेंस कि अगर कल को मार्केट गिरा तो उससे रेजिस्ट नहीं किया जाएगा, वो बोलेगा मैं जा रहा हूं, मैं गोल्ड खरीद रहा हूं, मैं अपने तिजोरी में डाल रहा हूं पैसा, इस टाइप का बंदा है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव, राइट? तो अगर जिस हिसाब से तू बता रहा है, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट, दैट इज नॉट कंजर्वेटिव। तो नंबर्स, एक मिनट, कंजर्वेटिव वो मार्केट प्लेयर है, कंजर्वेटिव मार्केट में भी बंदे होते हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो भी कंजर्वेटिव है। मैं उस तरह से बता रहा था। तो मतलब तीन कंजर्वेटिव अगर अलग बोल रहे हैं, सागर अलग बोल रहा है, तो तीन जो वो तीन बोल रहे हैं वही कंजर्वेटिव है अभी। लेकिन उसके मैं वही बोल रहा हूँ, वो गोल्स अपने हिट नहीं, उसको गोल्स भी हमें देख के चलने चाहिए। वो गोल्स कोई जान तो गोल्स ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से ना कि अगर वो कंजर्वेटिव है तो ही शुड मतलब वो 50-50-50 करके डालेगा, या फिर मतलब 75-75 डालेगा, तो इट वुड बी अ बेटर चॉइस। उसने 75 एक सेफ एसेट में डाल दे और 75 एक मतलब एक मार्केट, अभी तक इसी की बात कर रहे हैं ना हम, अभी तक इसी की बात चल रही है ना। इट वुड बी अ बेटर वे टू मतलब प्रोफाइल कंजर्वेटिव रिस्क टेकर। बिन्नी एटलीस्ट ये तो रखना ही रखना, मतलब ये पॉइंट हो गया ना, इसके आगे बढ़ सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली हमें तो नहीं बताने की जरूरत है। हाँ, एक और चीज हम जो यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं, मतलब 50-50-50 करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास इतना पैसा है तो ही कैन डू ईएलएस फॉर 1.5 lakhs एंड डू डेब्ट फंड सेपरेटली आउट ऑफ 1.5 लाख। ये भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि 1.5 के अंदर ही 1.5 से परसेंटेज नहीं निकालनी है ईएलएसएस की। अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो पूरा टैक्स के लिए हम 1.5 टैक्स के लिए है सिर्फ। हमें बोलना चाहिए वो 30 लाख में से पैसे कहाँ पे डाल रहा है, फिर टैक्स में तो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे जो इतने पैसे ऐसे करना चाहिए। तो वो वाली बात है भाई, वो मेन पैसे कहाँ जाने चाहिए, उसके मेन पैसे मैं वो भी बोलूंगा उसको मेन पैसे, अगर उसको अच्छा इंटरेस्ट, उसको गोल्स रीच करने हैं और वो कंजर्वेटिव बंदा है, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है मार्केट का, तो वो मंथली स्टेप्स देगा और कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा। तो और अगर कंजर्वेटिव है तो कोई डेट फंड में इन्वेस्ट करेगा इंस्टेड ऑफ कोई इक्विटी फंड। तो ये बताओ, तो ये नंबर को कुछ चेंज करना है क्या अभी के लिए? ये अगर ऐसा कंसेंसस है तो अभी के लिए रहेंगे। हां ठीक है, दिस इज लाइक मैंडेटरी 1.5 लाख तो उसको करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वो टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं? अगर वो रेंट कर रहा है कहीं पे, ठीक है, अगर वो कहीं पे रेंट कर रहा है तो अच्छा वो एक्सपेंसेस में कवर हो गया ना, वो हो गया ना, ठीक है। बट हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, अगर इंडिया में रह रहे हो तो आप एचआरए भी अपने इनकम टैक्स से सेव कर सकते हो, तो वो एक पॉइंट तू नोट में ऐड कर सकता है। सारे कंपोनेंट्स हट गए मेरे ख्याल से, सारे कंपोनेंट्स ओनली यू कैन सेव वाया ईएलएसएस, और एक दो और चीजें बची होंगी, एचआरए वगैरह मेरे ख्याल से सब हट गया है। नहीं अर्पित, एचआरए नहीं हटा है, एचआरए नहीं हटा है, एचआरए इज स्टिल देयर। वहां पे भी नहीं 80D लिखते, अगर तूने 1.5 के आगे 80C लिखा है ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस वाले कॉलम में 80D लिखते यहाँ पे। हाँ 80D लिखते हैं यहाँ पे। लाइफ कवर 1.5 लाख में कवर होता है, बट अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस 80D में होता है, तो लाइफ कवर उसमें होता है, तो फिर वहां से और कम हो जाएगा अमाउंट फिर।
ATC लिख दे फिर इसके आगे। ठीक है, अब और कुछ हाँ। करना है हमें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ और। उसके 24 लाख पड़े हुए हैं अभी अकाउंट में, तो वो कैसे डालने हैं, वो वाली बात है, कहाँ डालेगा वो 6.5, हाँ 24 लाख बचे हैं ना नहीं अकाउंट में। बिन्नी, जो अभी हाँ, इसको वो कर सपरा ने लेते हैं। बोला ना कि बिन्नी, जो सपरा ने बोला हम्म। लाइफ कवर ATC में आता है, तो आपको लाइफ कवर के साथ साथ ये ELSS, अगर ELSS में बस कर रहे हो, मतलब आप अगर 20,000 का लाइफ कवर ले रहे हो तो 1.3 ही आपको एक्स्ट्रा हाँ, इन्वेस्ट करने की जरूरत है ELSS में। तो वो लाइफ कवर वाले को या तो तू इसी ATC वाले कॉलम में डाल दे, ये दोनों मिलाकर 1.5 लाख होना चाहिए। ऐसा ही है ना सपरा? हाँ एग्जैक्टली यही है। तो वो ऊपर वाला 10K एनुअली हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस का। हटा दें, इसको नीचे कर दे। हाँ अच्छा, एक और कंसेप्ट जो यहाँ पे जानना जरूरी है, मतलब इज की टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट ही इज इन्वेस्टिंग ना। तो जैसे इस मतलब ऑलमोस्ट हर कंट्री में ऐसा ही होता है कि लेट्स अज्यूम कि इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे पास, उसके अंदर पैसा जा रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट में तुम अर्निंग कुछ कर रहे हो और उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट से पैसा निकल रहा है, राइट? तो द फर्स्ट टाइम दैट इट कैन बी टैक्स्ड इज व्हेन यू आर putting the money in the instrument, right? The second tax that government can levy on it is कि जो तुमने अर्निंग की उस पैसे पे, जो तुमने इंटरेस्ट कमाया, the last time that government can tax is when you are taking it out, right? तो it's important to understand कि ये जो ELS वाला इंस्ट्रूमेंट है, this is exempt from all sides। मतलब जब अंदर पैसा जाएगा तो भी टैक्स फ्री होगा, जो अर्निंग होगी उसके अंदर वो भी टैक्स फ्री होगी, और जब तुम निकालोगे तो भी टैक्स फ्री होगा। हर इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं होता है, but ELSS is special in that sense कि this is exempt from all three sides। तो इनफैक्ट मतलब PPF जो है ना आपका, अगर आप PPF भी ATC में कवर करते हो तो PPF is also one of that instrument जिसकी कैपिटल गेन्स पे टैक्स नहीं लगते, जिसके अर्निंग्स पे टैक्स नहीं लगते। तो मतलब इनको वैसे दी टर्मिनोलॉजी दैट दे यूजेस इज कि ट्रिपल ई बोलते हैं इनको। इनके पास तीनों एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं इस इंस्ट्रूमेंट के पास, ELSS के पास। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो डबल ई होते हैं, मतलब उनमें तुम जैसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा, जैसे वो होता है ये जो EPF टाइप होता है, इसमें शायद तुम्हें टैक्स देना पड़ता है। तो दीज आर एग्जेम्प्ट व्हेन यू आर पुटिंग द मनी इन एंड ऑन द इंटरेस्ट, बट व्हेन यू आर टेकिंग द मनी आउट गवर्नमेंट विल टैक्स द मनी। तो those are only double E's instrument। ये पक्का पता है, मुझे लगता है कि ELSS में कैपिटल गेन टैक्स लगता है जब नहीं, ELSS is triple E for sure। ओके, लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से है इसमें, देखना मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि ELSS में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। जब आप पैसा निकालते हो लॉन्ग टर्म में भी आई एम नॉट श्योर कि मतलब मेरे को मतलब ये आई डोंट थिंक ऐसा है कि ELSS में लोग इन्वेस्ट करने को बोलते हैं कि आप 2-3 साल इन्वेस्ट करो और मार्केट अगर ऊपर चला जाए और जब वो टाइम फ्रेम पूरा हो जाए तो आप निकाल कर उल्टा इक्विटी में डाल दो, क्योंकि वो सारा टैक्स फ्री रहेगा। और फिर वो बोलते हैं कि फिर निकाल के उसको इक्विटी में डाल दो, तो उसके बाद वो फिर उस पर टैक्स लगेगा जो उसका गेन हो चुका होगा। और गेन को निकाल कर आप कहीं इन्वेस्ट करोगे और उस इन्वेस्टमेंट को जब आप निकालोगे तब जाकर वो उस पर टैक्स लगेगा, इस पर ELSS पर नहीं लगेगा। ओके, इस पे और थोड़ी रीडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हमने ये डिफाइन किया है, तो उसके पास कितने पैसे, 6 लाख हैं भी उसके हो गए, डाल दिए उसने। और अब हमें क्या करना है, 24 लाख बचे हैं उसके, और शादी भी करनी है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो शादी है। बांडिया बहुत शादी के लिए पागल हो रखा है। हाँ, तो अभी कुछ और हमने यहाँ पे डालना है। 24 लाख का क्या करना है, शादी पे डालना है? अच्छा, ये मैंने अभी ऑनलाइन देखा तो कंफर्म करता हूँ मैं कि ELSS is triple E। इन योर फेस सागर। नहीं सॉरी, PPF में लिखा है ट्रिपल E। ELSS का बाद में देख लेंगे चलो। maybe I need to do some research, देखते हैं बाद में। चलो PPF का I was pretty sure कि PPF में टैक्स लगता है, ELSS का मुझे भी डाउट हो रहा था। हाँ, ELSS में लिखा है यार, there is some long term tax। तो ये जो ELSS is double E instrument but PPF is triple E। ओके, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स है ELSS पर। हाँ, लॉन्ग टर्म है यार, जितना मुझे भी पता था, मुझे भी लग रहा था कि है नहीं इस पर, इसीलिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट बोली जाती है। PPF का तो I was damn sure कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे बताओ। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, जाते हैं आगे। 24 लाख अबे 24 लाख डाल देने। तो अरे एक करके पहले अर्पित बोल।
मेरे ख्याल नहीं मतलब ये लोग बोल रहे हैं फिर उसके बाद में बोल दूंगा हाँ सप्रा मुझे बोल। अगर लगेगा। तो 24 लाख मेरे हिसाब से देख 2 साल के अंदर ना मार्केट में रिटर्न मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट। अगर मार्केट हमारा 1 साल मतलब 5 मतलब अभी तो जैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे हमारे पास कि मार्केट मतलब 30% डाउन हुआ और उसके बाद एकदम बढ़ गया। जनरली ऐसा नहीं होता 2 साल के अंदर। एटलीस्ट यू शुड गिव योर इन्वेस्टमेंट्स अ टाइम फ्रेम ऑफ 4 to 5 years मिनिमम इन स्टॉक मार्केट टू राइज बाय सम अमाउंट। ठीक है, 2 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स आएंगे, बट इफ यू स्टिल वांट टू गेट लाइक अबव एवरेज रिटर्न फ्रॉम इन रिस्पेक्ट टू द बैंक्स, कि अब जो बैंक्स अपने एफडीज पे इन पे ऑफर कर रही हैं, मेरे हिसाब से इफ ही वांट्स टू कीप इट सेफ ना, मतलब अगर वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और उसे इफ ही नोज कि यार 2 साल में देख, मेरे हिसाब से 2 साल में उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं आएंगे। मिनिमम टू मिनिमम 10%, 12%, 13%। अगर वो कंजर्वेटिव है तो वो अच्छे स्टॉक्स में डालेगा, स्मॉल कैप में डालेगा नहीं। अब मैं ये 3 टर्मिनोलॉजीज होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक है, तो इफ ही इज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, आई एम प्रीटी श्योर ही वुड नॉट इन्वेस्ट दैट मच इन स्मॉल कैप। नहीं इन्वेस्ट कहाँ करेगा वो? क्या मतलब 24 लोग मैं क्या करूँ अब इसका? क्या करूँ? कहाँ इन्वेस्ट का मतलब क्या है? या तो तू इसका आधा अमाउंट तू डाल दे अपने क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, या म्यूचुअल इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड्स में, या फिर इसका आधा अमाउंट तू डाल दे अपने एफडीज में जो तेरे पास सेफ रहे, जो तेरे पास अप्रोक्सीमेटली लिक्विडिटी रहे, क्योंकि शादी में यू नीड लिक्विडिटी यार। देयर इज अ लॉट ऑफ कैश दैट विल ब्लीड देयर। तुम्हें ब्लीड करना होगा लिटरली कैश, मतलब कैश वहां पे। अच्छा तो मतलब अच्छा मेरे हिसाब से आधा अमाउंट उसमें से तुम्हारे पास, अगर तुम वो शादी का लेके चल रहे हो ना, तो आधा अमाउंट तुम्हें मतलब हमेशा अपने पास लिक्विड रखना चाहिए, और आधा अमाउंट को स्टॉक में डाल दो या कहीं म्यूचुअल फंड में डाल दो। ओके। और वो जो लिक्विड अमाउंट है ना, उसको तुम एफडी में, या फिर इवन फॉर द फैक्ट तुम किसी डेट फंड में, शॉर्ट टर्म डेट फंड होते हैं, ठीक है, तो तुम उसमें डाल सकते हो। उसमें भी पैसा तुम्हारा प्रीटी मच सेफ रहेगा, ठीक है। और उसमें रिटर्न्स भी तुम्हें मतलब 7% के आसपास मिल जाएंगे, 6-7% मतलब ग्रेटर देन बैंक। तो सप्रा इज सजेस्टिंग इट 12 लाख, हाफ ऑफ 24 शुड बी, ये ऑप्शन है हमारे पास, और इसमें रिटर्न्स अच्छे हैं। तो और कोई इसमें ऑप्शंस हैं या म्यूचुअल फिर और फंड कोई? क्या, शॉर्ट टर्म डेट फंड, म्यूचुअल फंड्स इक्विटी में भी डाल सकते हो, लेकिन इक्विटी तब भी डालना चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो। एक मिनट, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। ओके ठीक है। और आगे, और या कोई और दिमाग में है किसी के? तो कुछ मैं वैसे बोल रहा था कि 24 लाख में से 12 लाख वो डाल दे एफडी या डेट फंड में, और बाकी 12 लाख डाल दे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता उसको 12 लाख निकालने होंगे। तो 12 लाख वो 10 और साल का शादी? पीरियड। और शादी? शादी में क्यों निकालेगा पूरे 24 लाख? नहीं मैं शादी कहाँ रिटायरमेंट की बात जाएगी? कर। अरे नहीं सुनो मैं एक्सपेंसेस सर्च कर रहा था। तो अपर मिडिल क्लास अगर वो फैमिली का बंदा है, तो उसके शादी में एक्सपेंसेस ऐसे अराउंड 15-20-25 लाख आएंगे अगर वो शादी करता है। हाँ भाई, मजाक नहीं कर रहा था, अगर सही बोल रहा है। मतलब 15-20 लाख ये कोई कंजर्वेटिव भी है, मतलब ज्यादा मेरे तो को लगता मतलब नहीं है। 24 में से वो 12 शादी के पैसे कहाँ से वो फाइनेंस करेगा? ये 12 लाख जो ये इसमें डाल रहा है, या फिर बचे हुए 12 12 लाख उसमें डाले एफडी या स्टॉक मार्केट में, जो ठीक है, और सप्रा ने एफडी या सजेस्ट किया? डेट फंड में डाले। उसने एफडी या डेट फंड में डाले जिसका रिटर्न होगा 6 से 8% के बीच में, ठीक है, अगर वो जो स्प्लिट करता है। तो वो 12 लाख जब हाँ, तो वो 12 लाख जब वो निकालेगा, तब अबाउट वो ऐसे कितने होंगे, 13.5 समथिंग ऐसे होंगे वो 2 साल बाद जब भी वो, और मजे से निकाल लेगा वो, ऐसे नहीं है वो, क्योंकि वो लिक्विड, काफी लिक्विड होगा वो। और बाकी 12 लाख वाले एक और चीज, एक मिनट अगर एक और चीज ध्यान में रखो कि 2 साल बाद की बात करी जा रही है, तो वो फिर अभी से भी तो सेविंग करेगा, 2 साल आगे तक वो 2-3 लाख और सेव करेगा, यू नो यार। बट अर्पित, उसका जब ऑलरेडी 24 लाख अभी है, तो व्हाई नॉट सेव दैट, एंड मतलब चल वो तो जो करेगा वो करेगा ही। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जो उसका सबसे इमीडिएट गोल है वो सेफगार्ड होना चाहिए सबसे पहले। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि 12 लाख जैसे तुम रख रहे हो, तो सिर्फ 12 लाख मत सोचो, तुम ये सोचो कि 12 लाख वो एफडी में डाल देगा, और मंथली 20K के अराउंड वो और भी डालते रहेगा, ताकि जब तक वो टाइम आए तब तक उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वही 16-17 लाख पहुंच जाए, और सब कुछ मिलाकर अगर उसको गेन वगैरह उस पर हो रहा है, वो सब मिलाकर उसका करीब 20 लाख रुपए हो जाए। बट मतलब पॉइंट ये है ना कि अभी हमारे पास और भी गोल्स हैं, मतलब अगर तो वो तो सुनो तो, अच्छा मैं, हाँ, अगर चाहो तो मैं फिर अपने हिसाब से मैं एक बार बताऊं।
हाँ हाँ बता तू बता। ठीक है, तो मैंने ना उसको, अगर मुझे ऐसे करना होगा तो मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा, ठीक है, और तीनों गोल का एक एक नाम, मतलब तीनों जो गोल हैं उसमें अलग अलग है। जैसे सबसे पहले मैरिज, तो मैरिज का लेट्स से कि 10 लाख कर लो, एंड देन 20K पर मंथ, क्योंकि 60K अभी भी बंदे के पास बच रहा है, राइट? हाँ 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 60K हाँ। बच रहा है। 10 लाख करो एंड देन 20K पर मंथ, तो अगले 2 साल तक भी वो बंदा 2 लाख कितना बचा लेगा, करीब करीब 3 4.8 या हो 4 लाख जाएंगे। एक्स्ट्रा, और हाँ 4.8 हो जाएंगे। 10 प्लस 4.8, और उस पर अगर तुमको 7% FD, या फिर मैं अगर प्रेफर करूंगा तो लिक्विड डेट, क्योंकि लिक्विड डेट की एक दो अच्छी चीज होती है कि जैसे वो इंडेक्सेशन बेनिफिट उस पर मिलता है, हाँ और हाँ हाँ उसका रिटर्न FD के ही बराबर होता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, और उस पर उसके रिटर्न पर टैक्सेस भी काफी कम लगते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू बट यार FD। इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो 3 साल के बाद मिलना शुरू होता है जहां तक 2 मेरे साल को के पता है। 2 या 3 साल के बाद तीन मिलता तीन है। तीन तीन हाँ, के बाद तो 3 के बाद चलो ठीक है, फिर भी टैक्सेस का तो बेनिफिट मिलेगा, 20% हाँ ही टैक्स आई थिंक उसको पे करना पड़ेगा, वेयर एज इन कंपैरिजन टू FD, जहां पर आपको क्या बोलते हैं, जिस स्लैब में आप आते हो वो वाला आपको टैक्स पे करना पड़ता है। एंड अगेन, लिक्विड डेट इज मोर लिक्विड देन FD, देन एन FD। हाँ अगर हाँ कभी हाँ भी देखो, FD तोड़ना पड़ता है, फिर उसका 1% का एक आपको मिनट चार्ज पे करना पड़ता है, एक मिनट, लिक्विड अभी डेट में आपको। अभी अभी हमें थोड़ा और डम डाउन करना पड़ेगा। व्हाट इज फिक्स्ड हाँ डिपॉजिट हाँ, सॉरी। एंड व्हाट इज शॉर्ट टर्म डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स? वो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? आई तो थिंक सर ज्यादा देख अच्छा। तो लिक्विड इसके फंड्स यार बाद अर्पित विल इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यू इस पॉइंट, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो देख डेट फंड्स बेसिकली क्या होते हैं, तुम लोगों ने सबने स्कैम 92 तो देख लिया होगा। तो स्कैम 92 जो बेसिकली हुआ था वो मनी मार्केट में हुआ था, हर्षद मेहता का। तो जो मनी मार्केट वाला सीन है ना, वो जनरली डेट फंड्स और ये सब वाला ही सीन होता है जनरली। तो ये समझ ले कि इफ यू आर टेकिंग सम मनी, और होता ये है कि कभी कभी कंपनीज के लिए ना, अगर मैं थोड़ा डीप ड्रिल डाउन आने लगे, तो कंपनीज हर समय बैंक से पैसा नहीं उठाती, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो किसी लेंडर्स के थ्रू पैसा उठाती हैं। वो जनरली फंड हाउसेज हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं। एंड वो डेट फंड्स बेसिकली उन कंपनीज को डिफरेंट डिफरेंट मतलब बॉन्ड्स या कुछ टर्म ऑफ पेमेंट्स के हिसाब से पैसा देते हैं। तो जो लिक्विड फंड्स होते हैं ना, वो बेसिकली वैसे लोन्स होते हैं जो वो फंड हाउसेस कंपनीज को देते हैं, जिनका टाइम फ्रेम 15 से 30 दिन के बीच में होता है। बहुत ही शॉर्ट टर्म लोन्स, बहुत ही शॉर्ट टर्म लोन्स, मतलब ये समझ ले कि जो कंपनीज देती है, तो उनका जो उनमें जो रिस्क इन्वॉल्व होता है ना, बहुत कम होता है। दैट इज वाई वो बहुत लिक्विड होते हैं और वो बहुत सेफ होते हैं। ऐसे शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, वो जो टाइम फ्रेम होता है उस कंपनी का लोन देने का, या किसी फंड हाउस का पर्टिकुलर कंपनी को लोन देने का, वो होता है 1 से 3 साल या 6 से 12 महीने, कुछ भी, मतलब विद इन 1 ईयर या 2 ईयर्स के बेसिस में। तो उनमें भी रिस्क कम होता है। ऐसे ना ये रिस्क बढ़ता जाता है अगर आप टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओ। कॉर्पोरेट, उसके बाद कॉर्पोरेट मतलब मीडियम टर्म आएगा, वो 3 से 5 साल होगा। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आएंगे, वो 5 से 7 साल होंगे। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं डेट फंड्स की। फिर एक गिल्ड फंड्स होते हैं। गिल्ड फंड्स होते हैं जो बेसिकली डील ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करते हैं। वो तो मतलब अल्ट्रा सेफ है भाई, वो आरबीआई के फंड्स होते हैं। लेकिन उनमें रिटर्न्स तभी आते हैं जब आप उनको 10 साल 15 साल के टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करो, जो मैंने नोटिस किया है। बाकी अर्पित तू कंटिन्यू कर। हाँ, तो जैसे मैंने 10 लाख बोला, मैं अपनी स्क्रीन वो कर दूं क्या? बिन्नी तू लिख इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर लिख ले, ताकि ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए कि एग्जैक्टली कितना बनेगा। कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर ओपन करना, इसमें होगा, है ना? इसमें सभी लोग ऐड करते रहना कि क्या क्या और करा जा सकता है। तो 10 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले, ठीक है। 10 लाख रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% बस ले लो, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, जो कि सबसे सेफेस्ट है, क्योंकि अगले 2 ही साल में बंदे को चाहिए है, ठीक है। एंड टाइम पीरियड ओनली 2 ईयर्स। अच्छा, इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट का नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर चेंज करना पड़ेगा। तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी लिखा है ना नीचे? कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी लिखा है, लेकिन क्वार्टरली इसमें वो नहीं है, फ्रीक्वेंसी मंथली डिफरेंट है यार, इन्वेस्टमेंट का नहीं लिखा फ्रीक्वेंसी है। आई थिंक फ्रीक्वेंसी सिप टाइप करना चाहता है क्या तू? बिन्नी, द कैलकुलेटर साइट का लिंक खोल लो, द कैलकुलेटर साइट। कोई भी मतलब खोल सकते थे, बट यार मेरे पास एक कैलकुलेटर है वैसे मैरिज का, अगर तुम लोग बताओ तो मैं वही खोल लेता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना कहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ ये रहा ना। अब सिंपली यहाँ रुपीज एक बार लिख देना। हाँ, 10 लाख। और मैं बहुत ये सिंपल सा फंडा बस बता रहा हूँ कि कैसे कैसे वो बंदा अपना
नो 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 नो, Interest वो rate yearly. मंथली इंटरेस्ट रेट आप मंथली मत करो, आप ईयरली कर दो, ईयरली ही मिलता है। ओह सॉरी 2 ईयर्स। और इस 60,000 में से वो बंदा मान लो 20,000 रुपए अपने मैरिज के लिए डाला, बिकॉज इमीडिएट गोल है तो थोड़ा सा ज्यादा वो रख सकता है, ठीक है। 20,000 मंथली डिपॉजिट, को ठीक है, कैलकुलेट करना। ओके, तो इस बंदे के पास करीब करीब 16,66,000 आ गया, ये बहुत ही सेफेस्ट वे में इसके पास आ गया है, ठीक है, 16 लाख के अराउंड। आई थिंक इतने में ये शायद डेट फंड इसकी से हो आ रहा है जाएगी उसके पास, भांडे। डेट फंड से आ रहा है उसके पास। नहीं, ये एफडी डेट फंड कोई भी चीज बराबर ही है अच्छा सारा, ओके। ठीक है। हम्म। अब ये बस एक सोचने का तरीका है, हाँ। आई एम नॉट सेइंग कि नेसेसरली यही बंदे को करना 12 चाहिए। लाख तो 12 लाख अर्पित का बोल रहा है कि 10 ऐसे ही लाख मैंने अभी बोला सेव था। कर ले, फिर 2 साल के अंदर वो ये सब चीजों में डाल के जो मंथली जो डाल रहा है उस हिसाब से वो मैरिज अपनी फाइनेंस कर सकता है डायरेक्टली। या मेरे हिसाब से ना व्हाट आई एम थिंकिंग, अगर 10 लाख खर्चा जैसे सागर ने बताया, खर्चा जो है 15 लाख के आसपास बैठता है मैरिज का, तो अर्पित की 15 कैलकुलेशन लाख के तरफ सीधा से 16 लिक्विड। तो जा ही रहा है तो ना। वो 16 तो बन गया ना। हाँ हाँ अच्छा, 16 वो एक बन तरीका गया। है। आई एम सेइंग कि 15 जो आपने मतलब रखा अपने पास, आपके पास 24 है ना, यू हैव 24 lakhs विद यू राइट नाउ। और छपरा बोल रहा है तो 15 डायरेक्ट कर लो, हटा दो डायरेक्ट शादी के। एक गोल को सेव गार्ड कर दो ना, उसे हटा ही दो। मतलब इफ यू हैव दिस मच अमाउंट देन व्हाई टू कीप सो मच प्रेशर ऑन योर माइंड कि भाई मैं सेव करता फिरूंगा। एक तुम्हारे पास अगर कॉर्पस है 15 लाख को सीधा का सीधा एफडी या लिक्विड फंड में डाल के खत्म करो, एक गोल खत्म। Yeah, I उसके ऊपर also agree. तो 2 लोग ये बोल रहे हैं, अब सागर अर्पित अलग बोल रहा है। सागर तू क्या बोल रहा है? मतलब मैं क्या बोलूं, 15 क्यों 20 लाख ही डाल दे मैं ऐसा। अरे भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अगर वो कंजर्वेटिव है तो वो 20 लाख डाल देगा अभी अपने एफडी में 2 साल के लिए, ठीक है। तो उसके पास बचेंगे फिर फाइनली 4-5 लाख बचेंगे उसके पास, जो वो जिससे वो रिस्की इन्वेस्टमेंट करेगा, जो भी करना है इसको इक्विटीज या म्यूचुअल फंड में। और जो उसका कैश इन हैंड आ रहा होगा हर महीने, वो उसमें ही जा रहा होगा, क्योंकि वो हर महीने 60,000 उसके सेविंग्स है। तो उसमें से वो मजे से स्ट्रेस फ्री होके वो जो भी खेलेगा वो स्टॉक्स इक्विटीज में से खेलेगा। वो 20 लाख का भी वो कर ले, क्या कहते हैं, एफडी कर ले अभी, तो वो भी सही रहेगा। तो क्या सॉल्यूशन 20 क्या है? लाख का वैसे देख, अगर एफडी का आप रिटर्न्स भी देखो तो मतलब अगर जैसे अर्पित ने बताया तो 15 लाख के ऊपर आपको 17 लाख तो मिल ही जाएगा यार, एनी हाउ 17-18 तो वो कन्वर्ट 2 लाख में हो ही जाएगा। तो हाँ, मतलब अब मैं 20 लाख का मैरिज वैसे लेके चला था, 20 लाख मतलब 15 भी कम है, अच्छा मतलब अच्छा पहले 2 साल बाद। मैरिज एक्सपेंसेस का उस पे आते हैं, कितने हैं वो डिफाइन कर लो पहले। सागर बोल रहा है वो 20 लाख खर्च करेगा, और सपरा बोल रहा है वो 15 अभी लाख खर्च करेगा। मैं जो ये एक्सपेंसेस बोल रहे हैं, ये भी तो इन्फ्लेशन का इस पे भी तो इफेक्ट होगा ना। मतलब ठीक है, तुम्हें 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन उस पे फिर 5% इन्फ्लेशन भी लगाओगे ऊपर से, तो ऑलमोस्ट ऐसा समझो कि 2% आ रहा है तुम्हें एक्स्ट्रा बस आपको रिटर्न मिल रहा है। तो क्योंकि कितना अभी करें जो मैरिज एक्सपेंस ठीक है, सोच रहा इसको है, 15 इट्स गोइंग टू बी 5% मोर देन व्हाट इट इज नाउ। ओके बिन्नी, इसको 1 सेकंड के लिए 15 लाख रख के निकाल ले, आई थिंक तब तो सफिशिएंट अमाउंट बन जाएगा बंदे के पास, जो वो कैलकुलेट किया था। हाँ 15 लाख कर 15 दो। लाख रख के निकाल, 1.5 करोड़ ना हो जाए। 1.5 करोड़ नहीं है करोड़ भाई। क्या भाई, गोल पहुंच गया, इसका नंबर चेंज करना था सही। अरे ये क्या ऐसे करता है आरबीआई। और ठीक है, अराउंड 22 लाख, अब तो हो जाएगी आराम से शादी। इतना पांड्या को क्या टेंशन है यार। पागल हो रहा है शादी के पीछे। 2% क्यों कर रहे हो भाई? 2% 2% क्यों कर रहा है बिन्नी? अरे नहीं मतलब वो 2% तो नहीं, हाँ, वो वाला इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन वगैरह भी। एडजस्टेड रेट हुआ ना। हाँ फिर भी मतलब उस हिसाब से ही, मतलब चलो 20 को 22-23 हो ही लाख गया। रुपए। हाँ, क्या है? अब चलो जो मैं तो आगे का मैंने तीनों प्लान, हाँ इसको हटा दो स्टॉक मार्केट ये स्टॉक मार्केट स्टॉक के मार्केट हटा दो। गिल्ट हाँ, भी इसको हटा तो दे, कोई गिल्ट टेंशन हटा नहीं। दे, गिल्ट हटा दे, गिल्ट लॉन्ग टर्म होता है बहुत ज्यादा। ओके, तो इससे शादी हो जाएगी। हाँ प्लस 20 के मंथली, ऐसा भी प्लस 20 के मंथली। हाँ नेक्स्ट भी मैं ही बता दूं बिन्नी? हाँ नेक्स्ट जैसा कितना? मैंने 9 प्लान ऐसा सब 9 बचाना अपने पास। पैसे 9 9 लाख बचा, बचे। ठीक है। हाँ ठीक है। अबे भाई, नेक्स्ट हाउस का था ना। एक मिनट सर, तो हाँ
नेक्स्ट यार हाइक हाउस का तो मेरे हाउस पे के लिए तो कैलकुलेटर है, अगर वो मैं शेयर एक मिनट एक मिनट एक कोई मिनट नहीं, एक वो मिनट एक मिनट एक अरे मिनट एक कंपाउंड से ही कर लेंगे ना अमन, अरे एक सेकंड, वो कंपाउंड बेटर है वेट यार, मैं वेट तेरे को वेट वेट दिखाता हूँ वेट एक बार। एक मिनट एक मैं मिनट एक मिनट एक हाँ, मिनट। हाँ। ये डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया क्या अपना? नहीं प्रोजेक्टेड हुआ बैलेंस ना, का क्या लास्ट लिखा? में बचा है 9 लाख बचे हैं ना अभी। 9 लाख हाँ बचे हाँ, हैं। 9 लाख 9 लाख भाई, हाउस में डालने चाहिए। 5 डालना है, एक सेकंड, 5 डाल ले 3 भाई, करोड़ भी तो बनाना है। 5 और प्रणव क्या 4.5 बोल कर रहा ले है? उसे। सागर क्या बोल रहा है? कितने डालने चाहिए यहाँ पे? 9 5 4 क्या? ये डिसाइड करो। अरे हाउस बिन्नी तो 2024 में लेना था ना उसको, हाँ अब खरीदेगा 2034-35 में चेंज कर लेना दिया है, था ना हमने। देखना तो। खरीदेगा अब 2035। हाउस कब खरीदेगा, ये बात भी तो डिस्कस की थी हमने, जब वो खरीदेगा हाउस, जब 30 उसका पेमेंट हो जाएगा मंथली इनकम 35 35 में। तो अगर वो 2024 में लेता है हाउस, 2024 में 2022 में उसकी शादी होती है, 2 साल वो रेंट पे रहता है, 2024 में वो खरीदता है हाउस, तब हम सोचेंगे। अभी ये इजी रखो ना इसको, क्यों इतना कंफ्यूजन कर रहे हो? अभी अभी ये सोचो बस के मैरिज तक का प्लान बनाओ उसका भी। अरे तो क्या बाकी सोचते हो? पैसे क्या करना है? पड़े रहे? तो भाई पैसे नहीं तो बोला तो स्टॉक बैंक अकाउंट में रखते हैं जैसे पहले रखता था। मांडा अरे भी सुन लाइक यार, मैं अब कंफ्यूज हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। 6 लाख का, 6 लाख के ही बनाएगा भाई, करोड़ों बनाएगा ये। इसको लिखो ना, अगर म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में कहीं जाएंगे, वहां पे जो हाँ दो ओके। ऑप्शन अरे तो 2024 तक कितना बनाएगा यार? 24 नहीं 35 तक है तो भाई। लोन की यार मतलब ये जो 24 और 35 वाला सीन है ना, मतलब आई थिंक इट मे बी अ गुड आइडिया टू जस्ट डू इट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि हाउसिंग का भी तो एप्रिसिएशन होता है ना, और वो जो हाउसिंग का लैंड का एप्रिसिएशन होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट स्टफ। तो मतलब कवर अप हो जाएगा उससे, जल्दी खरीदेगा तो ज्यादा फायदा रहेगा मेरे हिसाब से ओके एज कम्पेयर टू 2035 में खरीदने के आई लिए। थिंक अमन मैं तेरे पे आऊंगा, रुक जाता हूँ। मतलब आई 2035 में थिंक खरीदेगा तो उसको रिस्क फैक्टर लेना पड़ेगा सबसे पहले, तो हो सकता है उसका पैसा बढ़े ना, हो सकता है उतना का उतना ही यार रहे, मतलब लेकिन हाउसिंग तो बढ़ेगा। राइट। रियल एस्टेट पिछले कुछ साल में मतलब अगर देखा जाए तो उतना रिटर्न्स ने दिए नहीं है, हाँ मतलब बट अगर ऐसे कुछ बोल नहीं सकते ना, पास्ट इज नॉट इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर। बट हाँ मतलब ठीक है, यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट ट्रू है समथिंग। प्रणव, ट्रू है, बट इक्विटी से ज्यादा रिटर्न कभी भी रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में नहीं दे पाएगा। अगर तुम 20 साल 30 साल में, जैसे हमारे पुराने जो लोग बोलते थे यार उन्होंने जमीन 10 करोड़ की ली थी 1 करोड़ हो गई, और वो जब टाइम बताएंगे ना तुमको, तो तुमको दिखाई देगा कि वो 20 साल 30 साल में 10 गुना जमीन की कीमत बढ़ी। और तुम 20 साल 30 साल में इक्विटी मार्केट की बात करोगे तो वो उतना ही टाइम फ्रेम में 100 गुना बढ़ जाता है। तो स्टॉक मार्केट के जब साथ भी भी ऐसा लॉन्ग नहीं बोला जा सकता यार, मतलब कुछ भी हो सकता है नो ऐसे, नो नो इट्स थोड़ा रिस्क तो है ही है। रिस्क है, बट लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में रिस्क काइंड ऑफ नहीं होता है, क्योंकि एक जैसे लास्ट वाले पॉडकास्ट में मैंने बिन्नी को हाँ बताया था कि कंट्रीज बाउंड टू ग्रो हैं, कंट्रीज की जीडीपी एवरीथिंग इज बाउंड टू ग्रो है, लोग कंज्यूम करेंगे ज्यादा से ज्यादा हमेशा। तो और ये चीज 1 या 2 साल या 10 साल का डेटा नहीं, ये पिछले 100 साल से लगातार अगर तुम देखो तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट हमेशा ही बेटर परफॉर्म करता है, यार हमेशा वैसे ना हमेशा। जैसे जैसे मान लो कि रिटर्न्स ऑफ स्टॉक मार्केट का ना एक अप्रोक्सीमेशन होता है, दैट इज द जीडीपी ऑफ द कंट्री प्लस द इन्फ्लेशन रेट प्लस द अल्फा दैट अ पर्सन और अ स्टॉक मैनेजर और मतलब फंड मैनेजर कैन क्रिएट। सो अल्फा इज बेसिकली द मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न, but the stock market returns can be approximated to the formula of GDP growth rate plus the inflation rate plus आपका अल्फा जो आपका फंड मैनेजर आपके लिए क्रिएट कर सकता है। तो अगर अभी के हिसाब से देखें तो इट शुड बी समवेयर अराउंड 13-14%। या बट माय पॉइंट इज कि और इंडेक्स फंड में 50। कंसीडरिंग ऑल द जियोपॉलिटिकल स्टफ, अभी जीडीपी नीचे जा रही है, तेरे हमको क्या पता कि कब उसका अप ट्रेंड शुरू होगा, हो सकता है अगले 2-3 साल तक नीचे ही रहे। हाँ मतलब अभी लेकिन तक तो पॉइंट ऊपर थी, बट दीज आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, और ऐसा ना पिछले 100, तूने बोला कि 100 साल में स्टॉक मार्केट बढ़ती गई है, लेकिन 100 साल में कोई पैंडेमिक भी नहीं आया था, तो लाइक वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, राइट? 100 साल में 2 बार वर्ल्ड वॉर हुए थे, याद बट रखना। इंडिया इंडिपेंडेंट बहुत रिसेंटली हुआ है, और यूएस उन वर्ल्ड वॉर में वो करके क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट करके भी उनकी जीडीपी टेम्परेरी नीचे गई है, लॉन्ग टर्म यार में हमेशा ऊपर जाती है। यूएस इज अ डिफरेंट सिनेरियो इन माय ओपिनियन, बिकॉज दोज पीपल आर लाइक मोर देन 300 इयर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज लाइक 60 इयर्स ऑफ डेमोक्रेसी, सो थोड़ा डिफरेंस तो लगेगा इसमें। मतलब इंडिया तुम ने भी डेवलप्ड कंट्री को पता है इंडिया ने भी बहुत सारी चीजें देखी। हमें लग रहा है ना कि हम अभी पैंडेमिक देख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज हो गई, इंडिया ने भी वॉर्स देखे हैं 2-2,
ठीक है, उसके बाद भी लोग कंज्यूम करना क्योंकि कभी नहीं कम कर सकते हैं, और जब भी कंज्यूम करेंगे तो इन्हीं कंपनीज की बनाई हुई चीजों को लोग कंज्यूम करते हैं जो टॉप की कंपनीज होती हैं। तो और मैं जब भी मैं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट, तो मैं कभी किसी पर्टिकुलर स्टॉक का नाम नहीं लेता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि कौन सा आईटीसी कल को 15% का रिटर्न देगा, विप्रो देगा, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अगर तुम एक बकेट, मतलब सबसे बड़ी कंपनीज, मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनीज को का एक बकेट बना लेते हो ना, तो वो आपको रिटर्न देगा ही देगा लॉन्ग टर्म में। यार देगा एक ही पॉइंट देगा, में ये चीज अर्पित के पॉइंट पे मैं एक पॉइंट करना चाहूंगा। बिनी, कल मैंने शायद तेरे को एक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का तेरे को मैंने एक लिंक दिया था, राइट? तिजोरी फाइनेंस करके मैंने तेरे को एक लिंक दिया था। मॉर्निंग हाँ स्टार हाँ देख हाँ, रहा है जिसमें वाह। तो हाँ, तो ये इसमें ना एक फॉर्मूला दिख रहा है साइड में, सीक्वल ही है यार, कुछ नहीं है, सिंपल सीक्वल ही है। तो इन्होंने कुछ अपने फॉर्मूले बना रखे हैं। तो एक होता है 10 ईयर एवरेज आरओसी। तो आरओसी इज बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज ऑपरेटिंग। अगर मैं फाइनेंस के लिंगों में नहीं जाता, मैं नॉर्मल इसको ही रखते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज बेसिकली जो आपने पैसा उठाया लोगों से, उसको आपने कितना मतलब जनरेट करके दिया आगे। अगर मान ले कि मैंने 10 रुपए लोन उठाया, तो 10 रुपए के ऊपर मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। तो दैट इज बेसिकली आरओसी। और ग्रोथ इन नेट सेल्स, तो मतलब तुम समझ ही सकते हो सबके सब कि कितना नेट सेल्स ग्रोथ हो रहा है। तो 10 ईयर एवरेज आरओसी अगर आपका 15% से ऊपर है, 10% कंपाउंडिंग, मतलब हर साल 15% आपका इंक्रीज हो रहा है, और आपका आपके पिछले 10 साल में हर साल ग्रोथ नेट सेल्स इंक्रीज हो रहा है, और आपका मार्केट कैप अगर 1000 से ऊपर है, तो ये टॉप 200 कंपनीज आती हैं। और इसमें से आई थिंक जो अर्पित पॉइंट आउट कर रहा है, निफ्टी 50 और ये सब, उनमें से मैक्सिमम कंपनीज इस पर्टिकुलर बकेट में आ जाएंगी। इसको एक बार यार बिनी, इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप टू बॉटम कर, इसको डिसेंडिंग पे जा। हाँ, अब इसमें से पहली 30 कंपनीज देख लो एक बार, कौन सी हैं। तो मतलब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये है कि अर्पित और अमन बोल रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म इंडेक्स फंड्स हैं वो तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज वी हैव एज अ सिविलाइजेशन ही बोल सकते हैं, वी हैव ऑलवेज ग्रोन, सो इट इज अ वेरी लो रिस्क। लेकिन प्रणब बोल रहा है कि यू हैव टू कंसिडर द टेल द मतलब एक्सेप्शनल मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मतलब मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि इवन 10 years इज नॉट इनफ टू फाइंड दीज नंबर्स, और देयर इज ऑलवेज सम रिस्क जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं मानता हूँ तेरी बात की वर्ल्ड स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन अब तुम अगर तुम जैसे तुम ऐसा बोल रहे हो कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन होल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट, मतलब इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टॉक्स, देन डेफिनेटली पीपल विल क्रिएट वैल्यू समवेयर। बट अगर तुम सिर्फ एक कंट्री की बात कर रहे हो, तो आई फील कि इट्स मोर एक्सपोजर एंड योर पोर्टफोलियो विल बी मोर वनरेबल, क्योंकि एक कंट्री में तुम ऐसे पता नहीं लगा सकते कि क्या पॉलिटिकल सिनारियो होगा। कल को हो सकता है कि अभी जैसे यूएस पिछले 20 साल से अच्छा कर रहा है, लेकिन तुम ऐसे ग्राफ देखो तो द ग्राफ इज लाइक कि for 10 years US does better and for next 10 years emerging economies does better, right? तो अगले 10 साल या 15 साल में कहां पे ग्रोथ होने वाली है, इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट। और अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि इंडिया में ग्रोथ होगी अगले 10 साल में, तो दैट्स प्रोबेबली नॉट सच अ गुड वे तो टू बेसिकली वाली बात आ जाती है कि आपके पास 5 लाख 6 लाख इसके पास पड़े हैं बांधने के पास, अब इसको 5-6 लाख किसी इक्विटीज या स्टॉक्स में या किसी म्यूचुअल फंड्स में डालने, अब उसको पता नहीं है वो कहाँ पे वो लोकेट करेगा, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज है वर्ल्ड में, इतनी सारी इकोनॉमीज हैं, आप बेस्ट कहाँ पे वो इतने पैसे डालोगे आपका अच्छा रिटर्न है। हाँ, और अर्पित और अमन बोल रहे हैं कि इंडेक्स फंड्स आर लो रिस्क बिकॉज ऑफ द आर्गुमेंट जो किया, लेकिन प्रणब बोल रहा है इफ यू ओनली कंसीडर मतलब इंडिया। आई एम नॉट सेइंग इवन इंडेक्स फंड्स आर बेटर। ये एक फॉर्मूला इंडेक्स फंड के बेसिस पे नहीं है, ये फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इज अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये फॉर्मूला आप कंपेयर करोगे ना, तो निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में से बेसिकली सारी कंपनीज इसमें आ जाएंगे। अच्छा, तो मतलब ठीक है, आई एम सेइंग दैट। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ। सबसे पहले इस पॉइंट को क्लोज कर देते हैं। आई थिंक हम हाँ, 2-3 लोग अलग अलग चीजों पे बात कर रहे हैं। तूने इंडेक्स फंड बीच में घुसा दिया, मैं तो बात कर ही रहा था इंडेक्स फंड की। सॉरी मैं बस ये बात कर रहा था कि जैसे अर्पित और ये अमन बोल रहे थे कि अगर तुम पिछले 10 साल का डेटा देखो तो और क्योंकि वो कंपनीज काफी अच्छा कर रही हैं पिछले 10 साल से, तो मतलब नहीं ये नहीं, जो मैं उसका 10 शॉर्ट टर्म साल का गोल है नहीं बोल रहा हाउस हूँ। लेने का,
तो हाउस लेने का तो जो उसका शॉर्ट टर्म गोल है, तो ये बोल रहे हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो इतना गारंटीड आ ही जाएगा, मतलब। तो मैं उस चीज पे थोड़ा वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था कि इट्स नॉट ए गारंटी, मतलब इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत एक्सेप्शनल है और कुछ भी हो सकता है अगले 5-10 साल में, तो काफी इफेक्ट हो सकता है उसकी शॉर्ट टर्म गोल्स पे, जो कि ये हाउस लेना है। तो वी शुड नॉट पुट ऑल द मनी इन इक्विटी, मतलब थोड़ा बहुत बाकी चीजों को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा कि ठीक है, ऐसा बोल रहा हूँ बस मैं। नहीं ठीक है। तो फिर अगर वैसा सीन है तो अगर 9 लाख बच रहे हैं तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट 4.5 इन स्टॉक्स एंड रेस्ट 4.5 किसी सेफ एसेट में डाल सकते हैं, या मतलब हाँ, मतलब मैं 50% से ज्यादा रखूंगा वैसे, 4.5 में भी बहुत कम हो गया, बट मे बी लाइक 70 to 30% रेशियो, बिकॉज उसको गोल भी अचीव करना ही है, वो बिना रिस्क के हो नहीं पाएगा। तो मतलब रिस्क तो लेना पड़ेगा ही उसको कहीं ना कहीं, या तो वो 100% रिस्क ले ले, या तो वो इतना रिस्क ले ले कि 50% से थोड़ा ज्यादा हो लेकिन 100 भी ना हो कि सारा का सारा पैसा ही चले जाए। तो अब पॉइंट ये आता है कि क्या हमें इस पर्टिकुलर पैसे में से गोल्ड खरीदना चाहिए या नहीं। नहीं एक तो, मिनट, गोल्ड पे मत जा। अर्पित, कोई कुछ ऐड करना है तेरे को? हाँ नहीं, ये लोग बात अभी जिस पॉइंट पर कर रहे हैं उस पर ही करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो इसका ये मैं सोच रहा था, इसका जैसे 6 लाख, ये तो 6 लाख अभी बैंक में पड़ा हुआ है, पर 6 नहीं 9 है टोटल। अच्छा 9 लाख का रहा हुआ है बैंक में। तो इसका मैं 80 लाख के हिसाब से अगर बताता हूँ ना, तो इसका कोई, मैंने कैलकुलेट करके देख लिया, इसका कोई चांस नहीं है 80 लाख का घर ले पाए। वो आ रही है प्लस कैश अरे की। एक सेकंड बिन्नी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन यार, एक बार मैं रुक जा एक मिनट। भाई ईएमआई कॉस्ट ही बहुत ज्यादा आ रही है इसकी। हाँ ऑब्वियसली वो मुझे भी आइडिया है कि वो बहुत ज्यादा आएगी। I would like to give him a suggestion. इसको बोलो मतलब the only way he can do it is investing in himself and increase his salary. क्योंकि वो तो मतलब बेसिक है, वो तो खैर बेसिक है। हाँ हम ऐसा वो अज्यूम तो कर रहे हमेशा हैं, करते रहना चाहिए। हाँ लेकिन हम यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि वो 12 का 12 अज्यूम ही किया जाएगा, तो लेट्स अज्यूम कि he also has some growth rate and he will also increase his salary will मतलब also उसका जो हमने डिस्कशन करी ना, वो पूरा प्लान चेंज हो सकता है। मतलब उसको शादी करनी है Yeah. 2 साल में, वो ऐसे कुछ सोच रहा है कि वो बाहर चला जाए, कुछ पढ़ ले या कंपनी स्टार्ट कर ले समथिंग, तो वो पूरी एंटायर डिस्कशन हो जाएगी। मतलब यार बट वो ना काफी वाइड हो जाएगा स्कोप, अभी जो है अगर नहीं उस पे वही, स्टिक करेंगे तुम तो नए शायद वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ये गलत है। मतलब इससे पॉसिबल नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको मतलब उसको हाउस का अपना कॉस्ट कम करना पड़ेगा, उसको 2 BHK समथिंग में से सेटल होना पड़ेगा 50 लाख के घर में, जो आउटसाइड दिल्ली समथिंग ऐसे। तो उसको मतलब यार कुछ तो सागर, अगर 2035 तक लिया जाए तो आई थिंक जितना मैंने अभी कैलकुलेट किया था उस हिसाब से वो 15% अगर रिटर्न, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है स्टॉक मार्केट का रिटर्न, वो 6-7 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उतना पैसे बना सकता है, इवन करोड़ में बना सकता है 2035 तक। बट यार वो करोड़ में बनाएगा तो 20 उसमें तक तो इन्फ्लेशन आराम भी से उतना मार्केट चला जाएगा ना। हाँ तो हाँ, यही तो 80 लाख का जो हाउस हमने बोला था वो 1.5 करोड़ यार का अगर हो गया तुम तब उसको तक। लोन यार नहीं दिलवा रहे हो राइट, मतलब ये तू अर्पित ऐसा अज्यूम कर बिना रहा है लोन, कि हाँ बिना लोन अभी के, के तो लिए बिना लोन, हाँ, तो या फिर बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ लोन, बहुत ही बिन्नी मिनिमल अमाउंट ऑफ लोन। बिन्नी आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, एक सेकंड रुक। अब आई चल थिंक कर तूने दो। डिसेबल कर रखा है पार्टिसिपेंट शेयरिंग। रुक अब जा थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा, एक सेकंड यार, ये कर तो सही, एनेबल तो कर एक मिनट। यार। मेरे को एक या कैलकुलेटर मिला था, ठीक है, अब मुझे अच्छा सारे वेरिएबल्स 2020 बताओ है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, टेल मी ऑल द वेरिएबल्स, ठीक है। यार, अब ये तो जैसे कुछ अगर ज्यादा मान ही लो है। कि परचेज डेट इज 2035 देख रहे हैं हम कि क्या देख रहे हैं? 2030, मतलब मैं तो 40 पे भी खुश था मैं तो, लेकिन मतलब चलो मेरे 35 ले लेते हैं यार, कोई नहीं, ठीक है। हाँ हमारे पास 15 साल है, प्रेजेंट होम का कॉस्ट इज, अरे यार 50 लाख हाँ, नहीं तो 80 लाख। प्रेजेंट होम का 80 कॉस्ट 80 इज 80 80 80 लाख, राइट, ठीक है। इन्फ्लेशन है 7%, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो अभी आपकी इन्वेस्टमेंट है कुछ भी 5 है, मान के चलो, इन्फ्लेशन 5 5 मान मान के के चलो, चले। 7 इज, हाँ क्योंकि चल ठीक है, आरबीआई बोलता है ना 4+-2, अगर वो 7 लगातार रहेगा तो 7 ज्यादा है, हाहाकार 7। मच जाएगा कंट्री में। तो वी वुड कीप इट 6 रख लेते हैं, चलो 6 वुड बी ओके। हाँ चलो हाईएस्ट रखो, वैसे तो वही हाँ, बोला जाता है उनको कि 4 और रेट 2 ऑफ to 6 रिटर्न के तो है बीच जो में आपके रखो। पोस्ट टैक्स है जो भी आपके आते हैं उसको 9 मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। मतलब रेट ऑफ रिटर्न का मतलब रेट ऑफ रिटर्न उसका हाउस का, हाँ हाँ हाँ, मतलब अगर मतलब आप मान के चल रहे हो ऐसा कुछ,
तो और अमाउंट इन्वेस्टेड जो अभी तक आपने करा है वो कितना कर रहे हैं हम 9 लाख में से? हमने कर दिया 9 लाख में से 6 लाख डिस्कस किया था ना हमने तो। ठीक है, 6 लाख डाल दिया हमने, ठीक है। और हमने जो भी एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस करंट इन्वेस्टमेंट पे लिया वो 7 लिया। अब लेना हो तो हम 10 भी ले सकते हैं। अगर 7 लेना है तो मुझे एक कंफ्यूजन है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन करंट इन्वेस्टमेंट क्या मतलब है इसका? यार ये पोस्ट टैक्स जो है ना ये घर के रिलेटेड है। इवन आई एम नॉट श्योर क्योंकि ये कैलकुलेटर मुझे भी कहीं से मिला है, मैं भी इस अरे पॉइंट फिर को नहीं समझ पाया, ठीक है। तो अब ये बाकी वेरिएबल्स मुझे पूरे समझ में आ रहे हैं, सिर्फ एक ये वेरिएबल था जो मुझे एक बार के लिए नहीं समझ में फिर आया। इस वेरिएबल को हटा दो। ये घर का ही होगा, घर का ही होगा। नहीं नहीं, घर का ही है ये घर का है, मोस्ट प्रोबेबली ये घर का है, ठीक है, कि घर का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या जो भी होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न एप्रिशिएट होता है ना, लैंड का एसेट एप्रिशिएट होगा। तो अच्छा यार यहाँ पे यार एक पॉइंट आता है, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, ठीक है, जैसे ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वाला पॉइंट है। लाइक तुम ऐसी चीज पे रेट ऑफ रिटर्न लगा सकते हो जो तुम बेच सकते हो। लाइक इफ यू आर गोइंग टू लिव इन दैट हाउस, इट्स नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट, राइट? तो ऐसी चीज फर्क पड़ता है उससे। प्रणव यार वो नहीं कर रहे हम। जैसे अगर मान ले अभी अगर मान ले कि अभी हमारा जो हाउस का रेट है वो 80 लाख है, तो उसका लैंड का कॉस्ट एप्रिशिएट होगा ना। हाँ, बट यू व्हाट इज द पॉइंट कि हाँ What is the point if you are not going to sell it ever? You cannot sell it. It's for your own use. बैंक लोन देखता है भाई, बैंक लोन देता है तो देखता है भाई कि जब वो एसेट ले रहे हैं, अगर बंदा कोलैटरल पैसे नहीं दे पाए तो कोलैटरल में घर तो ले जाएंगे, वो तो देखते हैं भाई वो रेट कितना है उसका। बैंक देखते हैं बैंक, मतलब फ्यूचर लोन्स के लिए कोई भी लोन हो तो बैंक देखता है। तो भगवान, मतलब और लोन क्यों कंसीडर कर रहे हैं? लेट्स अज्यूम कि उसके बाद उसका कोई ऐसे खरीदने का वो नहीं है प्लान। हाउस इज द लास्ट। नहीं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाएगा कौन? मास्टर्स कौन कराएगा? मास्टर्स कौन कराएगा? ओके, कैलकुलेट देख तो लेते भाई क्या आ रहा है, प्राइस तो देख लेते हैं। हाँ सॉरी कंटिन्यू। देख एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेरे हिसाब से वो है कि अगर मान ले तूने जो आज लैंड खरीदना है, मान ले तूने चंडीगढ़ सेक्टर 17 में आज लैंड खरीदना है, तो वो आगे कितने सालों में कितना अप्रिशिएट होगा, दैट इज द 9%। ओके 9% एनुअली। ओके हाँ, वो मैं समझ गया, बट मेरा बस बोलने का ये मतलब था कि व्हाई इज द पॉइंट, ज्यादा पॉइंट नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट सेल इट, राइट? यू आर गोइंग टू बिल्ड अ हाउस इन इट। इट्स नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस ना। अरे मजबूरी में सब बेचना पड़ता है। चलो करो। दो तरह के हाउस होते हैं। लाइक द फर्स्ट इज कि जो तुम रहने के लिए ले रहे हो, दूसरा हाउस इज कि तुम जो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए ले रहे हो। दिस हाउस इज, जैसे कि मेरे को पता है इसकी प्रोफाइल से, दिस हाउस इज फॉर लिविंग पर्पसेस, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। सो देयर इज नॉट मच पॉइंट इन सेलिंग इट। तो बट ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू। ये पॉइंट हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आगे लैंड का कॉस्ट बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। हम दो रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक लैंड का कॉस्ट बढ़ रहा है, एक आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे साथ में। आई थिंक दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स फॉर कैलकुलेटिंग। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या सीन है यार? ये जो 6 लाख तूने डाला ना, 6 लाख जो डाला, इस पे हाँ। तेरा कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा? मतलब इस पे तू मान के चल रहा है कितना तेरा बढ़ सकता है पैसा 7% के हिसाब से, ठीक है? अच्छा। एनुअल इंक्रीज इन मंथली इन्वेस्टमेंट, मतलब मान ले अभी तू 14,000 खर्च कर, 14,000 अपनी एसआईपी डाल रहा था, तो अगले बार की 10% हम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अच्छा चलो। फ्यूचर कॉस्ट ऑफ होम जो तेरी आ रही है ना, ये सब करके, दैट इज समवेयर अराउंड दिस 19 लाख 19 लाख नहीं है भाई, 19 करोड़। 19 करोड़ है ये? अरे ओ फक, करोड़ का है यार। 1.9 करोड़ 1.9 करोड़ 1.9 करोड़। तो 80 लाख वुड बी 1.9 करोड़। उसके हिसाब से आपको एसआईपी कितना डालना है एक मंथ में, दैट इज 47। अभी के अभी मतलब अगर तूने मान ले कि तेरे पास जो सेविंग्स हैं 60K थे, 60K में से यू हैव टू पुट 47 देयर। तो या तो तुम इस टाइम फ्रेम को बढ़ा लो, या तो तुम यहाँ पे लोन ले लो कि तुमको पता है कि तुम यार मतलब मान ले कि यहाँ पे हमने 80 लाख लिया, अब हम 40 लाख का लोन लेते हैं, ठीक है? और 40 लाख का हम, हाँ मतलब प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से 40, मतलब मैं प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से बोल रहा हूँ, 40 कर दे इसको भी। हाँ, तो अभी अगर 40 करते हैं तो देख लेते हैं कितना हो जाता है। तो आपका 21, दिस यू कैन डू, ठीक है? लग रहा है ये सही है, इतना अमाउंट है सिर्फ का, क्योंकि वो कहाँ है, बैंक कितने पैसे ले रहा है, उसने ये तो पूछा नहीं भाई इंटरेस्ट कितने में मिला है, लोन कितने में मिला है। यार वो अभी ना मैं मान के चल रहा हूँ कि ये तेरी प्रेजेंट वैल्यू है। अब प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से बाकी फैक्टर्स भी सारे के सारे उसी वेरिएबल में चेंज हो जाएंगे ना।
अच्छा अच्छा, मतलब ठीक अगर है। मैं लोन उठा रहा हूँ तो बाकी फैक्टर्स भी फिर उसी वेरिएबल में चेंज होंगे। अगर मैं लोन नहीं उठा रहा तब आपको 47 देना है खुद, मतलब सेव करना है। और अगर मैं लोन उठा रहा हूँ तब आपको इससे ज्यादा 21 समथिंग लेना है। मतलब लोन ऐसा उठा है रहे सी। तो उससे ज्यादा ही पैसे जा रहे होंगे जितने अभी दिखा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये एक एस्टिमेशन है, मतलब दिस इज एन एस्टिमेशन। जैसे अगर मैं लोन नहीं उठा रहा, मैं पूरा का पूरा खुद कर रहा हूँ, तो 47 सेव करना है। 47 मतलब एसआईपी करनी है मेरे को एक, मतलब एक महीने में। मतलब अभी तो पॉसिबल नहीं है ना, इतने सारे पैसे अभी बिना लोन के जा रहे हैं तो कोई चांस नहीं है ये धंधा दे पाएगा इतने पैसे। तो वही मैं कह रहा था 80 लाख तो बहुत वो है ज्यादा। हाँ, इसलिए आई वाज सेइंग कि ये थोड़ा, मैंने बिन्नी को पहले बोला था कि यार ये मुझे थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है। तो अपने को मतलब लेट्स गेट बैक 50 टू लाख द तो वो प्रॉब्लम आराम स्टेटमेंट। से दे सकता है, 50 लाख का लेना चाहे तो। पर सब में इसमें ये प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ऐसा लोन ले लेते हो या डेट, क्योंकि आपने डेट लिया है ये, तो आपका फिक्स्ड है, आपका 15 साल की प्लानिंग हो गई है। समझ लो, मतलब ये बहुत बड़ा पार्ट है इक्वेशन में कि उसने प्लान कर लिया आज की डेट में कि वो भाई 15 साल तक वो महीने के इतने पैसे देगा। वो कुछ और काम नहीं कर, उसको करना ही करना होगा ये चीज। वो मतलब There एक is तरह से there is another thing that he can do is कि अभी जैसे जल्दी लोन ले लिया और फिर घर जब बन गया तो रेंट पे चढ़ा दिया और उससे थोड़ा ईएमआई का खर्चा निकल जाएगा, क्योंकि घर छोटा मोटा तो है नहीं। लाइक इफ ही इज गेटिंग अ 3 BHK फॉर 80 lakhs, तो 3 रूम या 2 रूम अलग अलग फैमिलीज को कर देगा तो अच्छी खासी ईएमआई निकल जाएगी उससे। तो देयर इज अ वैल्यू इन गेटिंग द होम अर्ली ऑन लोन एज कंपेयर टू गेटिंग इट लेटर। बट दैट डिपेंड्स ऑन कि वो कौन से सिटी में रह रहा है। अगर वो टियर 3 में है तो यार वो वही चीज, मतलब उसको मतलब रेंट भी कम मिलेगा उसको। रेंट भी कम मिलेगा, पर चलो कुछ तो मिले। मतलब तीन रूम है तो एक एक लगा दिया हर जगह, तो कुछ ना कुछ तो मतलब 10-15 हजार तो मिल ही जाएगा, मतलब टोटल इन एग्रीगेट। बट हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट। तो बट मेरा बोलने का मतलब है जैसे 80 लाख का अगर जहां पे वो मिल रहा है तो आई एक्सपेक्ट कि वहां पे यार रेंट भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट आई थिंक एज फॉर इंडियन मार्केट। ठीक है। और जो दूसरी चीज हमने, मतलब ये तो हाउसिंग वाला तो हमने देखा, हमने ये वाला डिस्कस उसमें पॉइंट में डालनी, जब उसकी शादी होगी तो उसके बच्चे भी तो होंगे, फिर उसका यार खर्चा हमने उस पे आते, रुको रुको, करेंगे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सबका, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, तो अपन ने कितना डाला, 6 प्लस मंथली, अगर वो 50 लाख अगर लेता है मंथली उसके 27,000 जाएंगे 27 सिर्फ जो वो बैंक को चुकाएगा, वो जो भी है। हाउस। अच्छा बिन्नी, इसमें हाँ उसके पहले भी 20K जा रहे थे, याद है? तो उसकी 60K की सेविंग हो रही थी, तो अब उसके 13,000 बच रहे हैं बस। महीने याद के। रखना ये चीज। और क्या। बिन्नी हाँ हाँ बिन्नी, इसमें एक और चीज, अगर तू इसी का एक दूसरा वर्जन भी एक बना, उसमें जो जिस चीज को मैं प्रेफर करूंगा, मैं अगर ओके अपने ओके लिए करना होगा तो मैं क्या करूंगा, ओके। ठीक है। अब तो इसी में लेट्स से कि 5 लाख का इन्वेस्टमेंट वन टाइम कर दे, जो जो जिस चीज पर मैं बिलीव करता हूँ, ठीक है। 5 लाख इक्विटी, वही इंडेक्स या किसी भी फंड में, एक ठीक है। मिनट। 5 लाख इक्विटी, मतलब वही इंडेक्स फंड्स में। एंड देन मंथली टू 15, क्योंकि 60,000 मैं ऐसे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 60,000 में से 20,000 तूने ऊपर खर्च कर दिया है और अभी 40 तेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। तो तू 15 के मंथली का एक SIP चला दे। एंड एक सेकंड के लिए तो फिर से उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पर, हाँ इस पर इसी पैसे को तुम इन्वेस्ट करो। अगर ये 2035 का गोल है, ठीक है, 2035 के गोल के हिसाब से, तो हाउ मच वी आर इन्वेस्टिंग इनिशियली, 5 और कितना, 5 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 15 का ही रखो, चलो 14 रख लो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर कि बिकॉज इंडेक्स, हाँ वैसे तो इंडेक्स 15 तक देता है लॉन्ग टर्म में। आप जब भी 10 साल या 15 साल का एक वो क्रॉस कर जाते हो तो 15 के अराउंड आपका मिल जाता है। म्यूचुअल फंड से हमेशा बेटर रहता है उसका। ओके। और ईयर्स रख लो 15 ईयर्स, क्योंकि 2020 से 2035 में 15 ईयर्स हो जाएंगे। और मंथली SIP 15K की चला दो। पर कंपाउंड, ठीक, कंपाउंड इंटरवल ईयरली होगा ना ये तो। हाँ
वो शिट अभी तो मंथली कर रहे सारा। नहीं अच्छा। नहीं वो सही था कंपाउंड इंटरवल ईयरली करवाया था अच्छा और लास्ट टाइम। और ये वाला 15, ये वाला भी 21 सेकंड के लिए रख दो। 60 बचा है ना, 20 हमने कर दिया था। हाँ 40 बचा हुआ था, 20 इसको भी कर दो। अपन फिर देखते हैं कितना पैसा बनता है और क्या इतने में वो बंदा घर अफोर्ड कर पाएगा। अगर 14% का इंटरेस्ट रेट उसको मिल रहा है विच इज इक्वल टू 1.4 म्यूचुअल फंड्स 1.4 करोड़ है ना। ठीक है तो 5 लाख ये भी एक ऑप्शन में लिख दो। जिसको बिलीव है वो इस पर भी कर सकता है। हाँ 15K के बदले यहाँ पर इसमें 20। प्रॉब्लम ये ना 1.5 करोड़ 15 साल के बाद है, तो वो हाँ, घर 15 कितने साल के का बाद। होगा वो भी डिपेंड करता है। वो घर हाँ जो वो 80 भी अभी निकाल सकते हैं। यहाँ पर बिन्नी 20K मंथली कर दो 20K। ठीक है। वो घर अगर अगर इन्फ्लेशन का रेट जोड़ ले तो उससे डिवाइड करने पर आ जाएगा राइट। और अगर इसमें इन्फ्लेशन का रेट लेट से 5% कर ले तो आई थिंक आ जाएगा है ना। आ जाना चाहिए। सागर तेरे को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर लेट से 1 रुपए की वैल्यू 15 साल के बाद 5% के इन्फ्लेशन रेट से कितनी हो जाएगी अगर बिन्नी वो निकाल दो। हाँ चलो इन्फ्लेशन रेट ही कैलकुलेट कर लो 1.8 कितना बन रहा है। 1.8 नहीं अरे रुको ना। इसमें नहीं, ऐसे नहीं करना है। सिंपल ये सिंपल कर दो बिन्नी। ऊपर ऊपर जाओ, 5% बस कर दो इंटरेस्ट रेट 5% कर दो बस। हाँ ये और कर लेते हाउस का और कॉस्ट कर इसको दो 100 रुपीज उसको 100 रुपीज कर दो बिन्नी और मंथली ये डिपॉजिट हटा दो। हाँ ये सब इसको हटा दो। हटा दूं। हाँ और उसको 100 रुपीज बस कर दो। ये हटा दो पूरा जीरो जीरो कर कर दो। दो। जीरो उसको 100 कर दो ऊपर वाले को। 100 आई थिंक मिनिमम अमाउंट ही लेता है। तो देखते हैं अपन की 100 रुपीज का कितना मतलब इन्फ्लेशन कितना हो जाएगा। 200 डबल डबल हो जाएगा तो वही डबल मतलब उसकी वैल्यू हाफ कर दो। 1.4 आया था ना 75 वही 75 70 लाख के अराउंड उसको बन हाँ जाएगा। हाँ मतलब वही तो मतलब वो इतना रिच फील 80 लाख का मैं ये देख रहा हूँ। 80 लाख का घर 15 साल बाद 1.6 करोड़ के ऊपर का होगा। मैं ये देख रहा हाँ वही तो 1.4 बना था तो वही हम कर रहे हैं कि 1.4 का हाफ कर दो करीब करीब वो उस टाइम 1.4 अगर उसको मिलेगा तो वो अभी के 70 लाख मिलने के बराबर होगा। तो मे भी थोड़ा सा और गोल में वो स्ट्रेच करेगा कहीं 5,000 किसी मंथ ज्यादा लगा रहा होगा। तो आई थिंक ये वाला भी गोल इंडेक्स फंड्स के हिसाब से ये अचीव हो जाएगा एट द रेट ऑफ 14% बस करना है इसको एट द रेट ऑफ 14। ऊपर हम एट द रेट 9% ले रहे थे शायद 9% शायद मेरे 9 को तो याद बहुत कम है यार। 9 अगर किसी को चाहिए तो आई थिंक वो डेट फंड में रख दे। डेट फंड कॉर्पोरेट डेट फंड्स होते हैं 9% वहाँ श्योर शॉट मिलता है। श्योर शॉट मतलब अभी भी अगर जाकर तुम सर्च करोगे तो कई सारे कॉर्पोरेट डेट फंड हैं और डेट फंड से ज्यादा सेफ तो कुछ होता है नहीं ना। एफडी जैसा सेफ है। जब वहाँ 9% मिल रहा है तो आप वहाँ क्यों नहीं रखोगे। आप इक्विटी में जब भी रखते हो तो आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 12, 13, 14, 15 तक आपको चाहिए होता है। या फिर वही ना इंडिया का वो प्रणव की बात आती है कि वी डोंट नो व्हाट विल हैपन सो इट इज बेटर टू this is why it is a second option. This is very subjective to हाँ Mandya दिस कि इज व्हाई उसको इट इज हाँ या और इसमें हम ये मान के चल रहे हैं हम कि 20,000 उसके मंथली दे रहा हो, ज्यादा भी दे सकता है। उसकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी समथिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली अभी तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो बंदा 20 साल के बाद भी 15 साल के बाद भी 1 ही लाख 12 रुपया लाख कमा रहा होगा करेगा विच इज हाईली अनलाइकली है ना। वो हर तीसरे चौथे साल के बाद हम लोग की सैलरीज but बढ़ती हैं this is करीब like अगर हाँ दोनों में जो यहाँ पे फर्क जो वो मंथली अभी देता है ना उस पे आप 10% 10 या 15% और इंक्रीज कर सकते हो हर साल। लेकिन या अभी फिर के लिए जस्ट वही अज्यूम कर रहे हैं या फिर जस्ट ऐसा अज्यूम कर लो कि देयर इज नो इन्फ्लेशन अज्यूमिंग कि उसकी सैलरी इन्फ्लेशन के हाँ जितनी बढ़ी रही है एटलीस्ट तो फिर सही ये है। दो मेजर फैक्टर है जो हमने मिस कर लिए ऑप्शन ए में। एक तो अपने घर पे रह रहा होगा प्लस दूसरा वो टाई अप हो गया है, उसको पैसे देने ही पड़े होंगे बैंक को। हाँ दूसरे ऑप्शन एक वो अपने घर में नहीं रह रहा होगा, वो रेंट दे रहा होगा प्लस उसके पास अगर कुछ सीन भी होता है इमरजेंसी होती है तो उसको जरूरी नहीं है बैंक को पैसे देने हैं। तो मतलब वो वाला कंफर्ट और रिस्क वाली बात है दोनों में कि भाई मुझे हाँ अपने घर में रहना है और रिस्क मैं 15 साल तक पक्का पैसे देता रहूंगा वाली बात है। दूसरा ऑप्शन भी फ्लेक्सिबल, मैंने अगले साल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो अपनी वो डेथ फेक कर सकता है उसको पैसे मिल जाएंगे या फिर अगर खरीद सकता है क्या पैसे समझा नहीं मैं क्या। वो अपने डेथ फेक कर सकता है उसको फिर लाइफ कवर वाले पैसे दे देंगे। पांड्या उस मूवी में यही तो करता है वो उसमें शाहिद कपूर वाली मूवी है ना ये।
गुंडिया बाहुबली, हाँ उसमें यही तो करता है, फेक करता है अपनी डेथ को लाइव कवर के लिए। लेकिन दोनों चीज में ये है कि दोनों चीज में उसके पैसे उड़ गए, मतलब एक तरीके से उसके पैसे मतलब चले जाएंगे, उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। मतलब हम मान के चल लेंगे 27K में भी 20K में भी वो घर खरीदेगा, तो जो भी अमाउंट उसका मंथली सेव हो रहा है वो 20,000 के राउंड है। मतलब 20,000 अभी उसके कैश में आ रहे हैं, जिससे उसको 3 करोड़ बनाने हैं। वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, 20,000 से वो 3 करोड़ जो महीना है ना कैसे बनाएगा। तो हाँ वो और लास्ट then अभी लास्ट प्रॉब्लम अपना वही बचा है सर।